नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट आईएएस का द क्रक्स मैगजीन अप्रैल इशू 2026 को जो है हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत करंट अफेयर कवर किया गया है 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2026 का। इसके अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक है इस बार का पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कंटेंट वाइज जो है ये जो करंट अफेयर मैगजीन है ये एग्जाम ओरिएंटेड है और अच्छे कंटेंट जो है इसमें दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन ऑफ द नेक्स्ट आईएएस करंट अफेयर मैगजीन। पहला टॉपिक है हमारा पॉलिटी के अंदर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने के बाद जो है 1 अप्रैल 2026 से जो है वो लागू हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। न्यू लॉ जो है उसको इनेक्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकम टैक्स के गवर्नेंस में जो है ट्रांसपेरेंसी को, प्रिडिक्टेबिलिटी को और कंप्लायंस को जो है प्रमोट करना, आसान करना, साथ साथ जो है मॉडर्न टैक्सिंग सिस्टम को जो है और जो है मतलब एक जनमानस में लेकर के आना। इसके अंतर्गत जो है सबसे मेजर जो रिफॉर्म किया गया है टैक्स ईयर को लेकर के, जैसे कि अगर 2025-26 हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर है ये अगर क्लोज हो गया है तो जो है हम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे वो 2026-27 असेसमेंट ईयर के नाम पे करते थे। टैक्स फाइल कर रहे हैं 2025-26 के लिए, लेकिन असेसमेंट ईयर होता था 2026-27। इसके चलते जो है मतलब एक तो आईटीआर फाइल करने में भी डिफ़िकल्टी होती थी, हमेशा कन्फ्यूजन होता था और इस असेसमेंट ईयर का जो है कोई रिलेवेंस नहीं होता था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो है जो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है असेसमेंट हुआ करता था वो ग्रॉसली जो है मिसमैच हो जाया करता था। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर जो है टोटली जो है रिप्लेस करके जो है टैक्स ईयर वाला कंसेप्ट लाया गया है कि जिस टैक्स ईयर का हम जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे 2025-26 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर भी हमारा 2025-26 होगा। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का अगर हम जो है टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर भी जो है हमारा सेम 2026-27 ईयर ही होगा। तो ये जो डिस्टिंक्शन था फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का यहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। फिर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है उसने नोटिफाई किया है इनकम टैक्स रूल 2026 को और ये ऑपरेशनलाइज हो जा रहा है अभी 1 अप्रैल से लेकर के। रिफॉर्म के अंतर्गत जो है जो मॉडर्न मतलब जो है ट्रेंड जो चल रहा है इन्फ्लेशन का, चाहे मतलब विकसित भारत को लेकर के जो डेवलपमेंट गोल वगैरह है उसी के अलाइनमेंट में जो है इसको मॉडिफाई करके अमेंडमेंट करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको जो है मतलब जो है कंसाइज बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह था जो प्रीवियस जो एक इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसमें से जो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया गया है। उसके अंतर्गत जो सेक्शंस वगैरह थे, रूल्स वगैरह थे, उनको और कंडेंस किया गया है। जैसे कि जो है प्रीवियस जो है हमारा एक्ट था 1961 वाला, उसके अंतर्गत सेक्शन 819 थे, अब इसको जो है 536 में रिड्यूस कर दिया गया है। रूल्स भी 511 थे, उसको 333 कर दिया गया है। 390 टाइप के फॉर्म अवेलेबल थे, उसको रिड्यूस करके 190 कर दिया गया और शेड्यूल्ड को भी जो इसमें रेशनलाइज किया गया है। साथ साथ जो है डिजिटल और कंप्लायंस के लिए जो रिफॉर्म किए गए हैं, इसके अंतर्गत जो है डिजिटल फर्स्ट फ्रेमवर्क जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर वर्चुअल डिजिटल स्पेस, जैसे कि मतलब जो है एसेट्स के रूप में देखा जाए, क्रिप्टो करेंसीज होती है, टोकनाइजेशन हो गया है। तो मॉडर्न जो है डिजिटल जो युग आ गया है, डिजिटल करेंसीज वगैरह आ गई हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स वगैरह आ गए हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया है। तो उसको जो है इसमें इंक्लूड करके जो है उसके इनकम को भी किस तरीके से जो है रिकॉग्नाइज किया जाए और टैक्सेबल जो है ब्रैकेट में लाया जाए, ये जो है इसके अंतर्गत डिजिटल और कंप्लायंस रिफॉर्म किए गए हैं। साथ साथ जो है जैसे कि इसमें बताया कि फॉर्म्स 390 थे, घटा करके 190 किया गया है। उसके अंतर्गत जो है देखिए फॉर्म 16 को रिप्लेस करके जो है एक तो सिस्टम जनरेटेड फॉर्म 130 जो है वो आया है। फिर फॉर्म 26 AS होता है जिसमें कि हमारा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जैसे फॉर्म 16 क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर के द्वारा आपको फॉर्म 16 मिलता है। इस फॉर्म 16 में आपके पूरे इनकम का जो है ब्यौरा होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो जो भी हो। फॉर्म 26 AS में क्या होता है कि इनकम के अलावा भी अगर आपका कोई इनकम है, दूसरा कोई सोर्स इनकम का, वो जो है फॉर्म 16 में तो इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन फॉर्म 26 AS में मिल जाता था। तो इस टाइप के फॉर्म हुआ करते थे। फिर 26 AS फॉर्म को यहाँ पे रिप्लेस करके फॉर्म 168 लाया गया है और इसके बाद जो इंट्रोड्यूस किया गया है एक यूनिफाइड 121 फॉर्म। फिर जो है जैसे इनकम डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो है फॉर्म 15G होता है, 15H होता है, तो इसको रिप्लेस करके एक यूनिफाइड फॉर्म 121 यहाँ पे ला दिया गया है। इसके अंतर्गत जो भी एलिजिबल रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और स्पेसिफिक एंटिटी है, वो इस मतलब 121 फॉर्म का जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर एज जो है यूज कर सकते हैं। फिर जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड जो है इसमें एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट को कि टू इंट्रोड्यूस फेसलेस असेसमेंट ऑफ द स्कीम, इन द सेंस कि जैसे टैक्स वगैरह जो कंप्लेंस वगैरह होता है उसको असेसमेंट के लिए जो है यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड जो है असेसमेंट टूल होगा। कोई व्यक्ति विशेष आकर के, कोई ऑडिट आकर के जो है टैक्स ऑफिसर जो है आकर के असेसमेंट नहीं करेगा, फेसलेस असेसमेंट होगा, जिससे कि एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी भी जो है इम्प्रूव होगी। फिर इसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेट किया गया है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जो कि जो है एक तरीके से जो है टारगेट करेगा जो
टैक्स वगैरह जो अवॉइड करते थे, अपने प्रॉफिट को जो है थ्रू द लूप होल जो है, जो बड़े बड़े जो है बिजनेस हाउसेस वगैरह जो अवॉइड करते थे, उसको एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए जो है इसका एम्बेडेड कर दिया गया है, इसमें टोटली जो है इनकॉर्पोरेट किया गया, इंक्लूड कर लिया गया है। इसके चलते जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ वगैरह जो है टैक्स डिनाई का जो बेनिफिट ले रहे थे, उनको जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से टारगेट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके द्वारा जो टैक्स काटा जाता है उसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको जो है सैलरी मिलनी है और सैलरी के अगेंस्ट में जितना आपका टैक्स का जो है दायरा है, टैक्स का जो आपका क्राइटेरिया है, अगर उसमें टैक्स कटना है आपको तो आपका एम्प्लॉयर ही काट लेता है, आपका जो है जो जिस कंपनी में काम करते हैं वही कंपनी काट लेती है, उसको हम बोलते हैं TDS। तो इसको जो है इसके चलते जो है सेक्शन 339 जो है इंक्लूड किया गया है, जो कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता है। फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है, ये जो है रेमिटेंस वगैरह जो भेजे जाते हैं तो उसका जो है डिडक्शन जो है सोर्स पे जब किया जाता है तो उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स किया जाता है। इसमें स्पेसिफाई रेमिटेंस अगर देखा जाए 10 लाख से अगर ऊपर है तो इसमें जो है अगर TCS जो काटना है वो 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। फिर इसके अंतर्गत जो है इंट्रोड्यूस किया गया फास्ट DS, जो कि फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन जो स्कीम होती है 2026 के अंतर्गत, ये जो है वॉलेंट्री डिस्क्लोजर किया जाएगा अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स को, इसमें भी एक तरीके से जो है फ्री हैंड दिया हुआ है। फिर इसमें जनरल एंटी अवॉइडेंस जो है रूल जो है इम्बेड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो गार इसको बोलते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है, ये एंटी टैक्स अवॉइडेंस रेगुलेशन है। इसको यूज इसलिए किया गया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं टैक्सेशन को। जैसे टैक्स रूल में हमारे कुछ लूप होल हैं, उस लूप होल का लीगली जो है आर्टिफिशियली जो है ये यूज करके जो है जो अपना बेनिफिट है कंपनी का उसको कम दिखा करके जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं। तो उस चीज़ को बचने के लिए जो है उनको टैक्स के दायरे में लाने के लिए जो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2017 का। लेकिन ये जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है इसको सेपरेट एक्ट के तहत, सेपरेट रूल के तहत जो है लाया गया था। ये जो है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट नहीं था। तो जो नया एक्ट लाया गया है 2026 का इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंतर्गत जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, एम्बेडेड कर लिया गया है। टारगेट इसमें ये रखा गया है कि जो फोकस एरिया है उसमें जो इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हुआ करता था, जिसके अंतर्गत जो है अरेंजमेंट इंटर इनटू द मेन पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट, जो टैक्स बेनिफिट वगैरह जो ऑब्टेन करने वाली जो एंटिटी थी, कॉर्पोरेट्स थे, इंडिविजुअल थे, उनको इसके दायरे में लेके आना। इसके अंतर्गत जो है अथॉरिटीज़ जो है वो जो है रिकम्प्यूट मतलब जो है फिर से रिकैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स लायबिलिटी को। फिर जो टैक्स बेनिफिट उनको मिल रहा था कंपनी को, उसको डिनाई भी किया जा सकता है। साथ साथ जो है कोई डिडक्शन चाहे टैक्स एग्जम्पशन जो है दिया गया है उनको जो है उस कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये हुआ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से रिलेटेड। इसमें देखिए अगर प्रीलिम्स में चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में पूछता है आपको, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या है, तो ये टैक्सेशन से संबंधित एक रूल है। नेक्स्ट है हमारा FCRA अमेंडमेंट बिल 2026, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर अमेंडमेंट बिल 2026 से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने जो है ना FCRA पे डिस्कशन होना चाहिए था, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2026 का, इसमें डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इस अमेंडमेंट के डिस्कशन पे जो है मतलब डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसके चलते जो है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है। पहले समझेंगे कि ये कानून क्या है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये एक तरीके से रेगुलेट करता है जो विदेशों से, फॉरेन कंट्रियों से, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो है कुछ अगर फंड आता है, कंट्रीब्यूशन किया जाता है किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, NGOs को, एसोसिएशन को, चाहे किसी फर्म को, तो उसको एक तरीके से ये रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करने के लिए जो है संस्था हमारी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फिर से एक रिपीट करता हूँ, FCRA जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो है ये रेगुलेट होता है, न कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ये क्या रेगुलेट करता है, जो फॉरेन फंडिंग होती है किसी NGO को, इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, उसको ये रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करना जरूरी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को? जैसे कि मान लीजिए किसी NGO को, जैसे मान लीजिए कोई ग्रीन पीस NGO है, चाहे इंडिया में कोई NGO वर्क कर रही है, उस NGO को जो है कोई फॉरेन कंट्री जो है, चाहे फॉरेन एंटिटी जो है मोटिवेट होकर के पैसा दे रही है और बोल रहे हैं कि आप इंडिया में जो है इसके अगेंस्ट में जो है कुछ मतलब जो है विरोध कीजिए, तो उसके चलते क्या होगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो है गुडविल होना चाहिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो है ये FCRA जो है बिल लेके आया गया था। इसकी ओरिजिन अगर देखा जाए तो 1976 में इमरजेंसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में 2010 में जो है इसको जो है स्ट्रेंथन किया गया थ्रू द रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर इसको लागू करना है, इसमें किसी कंपनी को बैन भी करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को जो है रेगुलेट करना है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस पर्पज़ से 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था।
इसके अंतर्गत जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन और जो है प्रियर परमिशन चाहिए जो भी एंटिटीज़ जो है फॉरेन फंड जो है रिसीव करते हैं। जैसे कि XYZ कोई इंडिया में वर्क कर रही है, कोई कंपनी, कोई NGO, अगर विदेशों से इसका जो है कुछ फंड अगर चाहिए तो इसको जो है FCRA में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर फॉरेन फंड कैन बी यूज फॉर द सोशल, एजुकेशन, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस पर्पज़। इस पर्पज़ के लिए तो यूज किया जा सकता है कि मतलब जो है सोशल, एजुकेशन, कल्चरल, लेकिन ऐसे जगह पे यूज जो है इसका प्रोहिबिटेड है जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टर और पब्लिक ऑफिशियल जो है इन्वॉल्व हों, जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है हमारा डिस्टर्ब हो। फिर एंटिटी मस्ट मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्टिंग कंप्लायंस। और जो एंटिटीज़ जो है फॉरेन फंड जो है रिसीव करेगा उसको सेपरेट बैंक अकाउंट भी रखना पड़ेगा और एनुअली जो है इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हमने कितना फंड जो है एक्वायर किया है विदेशों से। 2020 में जो अमेंडमेंट आया है इसके अंतर्गत जो है प्रोहिबिटेड सब ग्रांटिंग। सब ग्रांटिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रांट मिला आपको एक बड़े पर्पज़ के लिए, फिर उस पर्पज़ के अंतर्गत छोटे छोटे जो है और सब क्लॉज वगैरह डाल करके जो है अगर ग्रांटिंग किया जा रहा है तो उसको जो है प्रोहिबिट किया गया है। फिर मैंडेटेड एंड SBI न्यू दिल्ली अकाउंट, न्यू दिल्ली में SBI अकाउंट के अंतर्गत जो है इसको मेंटेन करना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया गया है इसमें 20%। इन द सेंस कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आता है तो उस कंट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए 100 रुपया हुआ खर्च कंट्रीब्यूशन आया तो केवल मैक्सिमम जो है 20% जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में खर्चे होंगे। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन और 80 रुपये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में दिखा करके जो है उस फंड को डाइवर्ट कर दिया जाए, मिसयूज किया जाए। तो इसको भी इसलिए यहाँ पे कैपिंग किया गया है। फिर रिक्वायर्ड आधार एंड इनहेंस गवर्नमेंट पावर, तो आधार इनेबल्ड भी होना चाहिए और गवर्नमेंट का जो है सर्विलेंस पावर भी जो है इसमें दिया गया है। की प्रोविजन अगर 2026 के अमेंडमेंट में देखा जाए तो ये बिल जो है प्रपोज करता है एक डिजिग्नेटेड अथॉरिटी को जिसके पास एम्पावर है कि वो फंड के मैनेजमेंट से संबंधित एसेट्स वगैरह NGO को वो जो है देख सके, देखने के बाद जो है कैंसिल, सरेंडर और एक्सपायर ये सब चीज़ें भी वो देखे। फिर ये इंट्रोड्यूस करता है, फिर इसमें जो है क्लियर एसेट मैनेजमेंट जो है फ्रेमवर्क वो इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि ये बोलता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन के स्टेटस के आधार पर, जैसे रजिस्ट्रेशन किया गया बाद में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुआ, लैप्स कर गया, तो उसके आधार पर जो है एसेट का जो है वो क्लियरेंस होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसफ़र हो जाए, रिटर्न हो जाए, डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स जो है ये इसमें शामिल है। रजिस्ट्रेशन जो है अगर जो है ख़त्म हो जाता है किसी कारण से, जैसे कि अगर रिन्यूअल नहीं किया गया, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा उसको जो है रिन्यूअल डिनाई कर दिया गया और लैप्स जो है एक्सपायरी कर दिया गया उसका रजिस्ट्रेशन, तो उस कंडीशन में जो है उसको रजिस्ट्रेशन को लैप्स मान लिया जाएगा, सीज मान लिया जाएगा। इस कंडीशन में जो है अथॉरिटी जो है रिस्टोर कर सकता है जो पैसे वगैरह जो है फंड वगैरह जो है अगर फिर से री रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसको एसेट को रिस्टोर कर सकता है या परमानेंटली जो है टेक ओवर कर सकता है अगर रजिस्ट्रेशन NGO जो है वो डिफंक्शन हो जाता है, वो कार्य नहीं करता है तो। और इस कंडीशन में जो है ट्रांसफर देम टू द गवर्नमेंट बॉडी एंड डिस्पोज ऑफ देम, इस दिन मतलब जो है एसेट्स वगैरह जो है गवर्नमेंट बॉडी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो अथॉरिटी जो है वो कर सकती है मैनेज ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर जो है रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक जो है ना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन का जो है प्रिजर्व रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी इसमें क्या क्रिएट किया गया है अगर देखा जाए, कंट्रोवर्सी इसमें एसोसिएटेड है कि क्रिटिकली आर्ग्यू अगर देखा जाए तो बिल जो है वो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड एक्सिक्यूटिव ओवररीच दिया जाता है। इन द सेंस कि हर चीज़ को जो है जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरीके से सबकी निगाहों से देखा जा रहा है और ओवर सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे दिखता है। फिर जो है NGO की ऑटोनॉमी है यहाँ पर जो है लॉस होती हुई दिख रही है, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के भी कंसर्न जाहिर किया गया है। और रिस्क ऑफ एसेट टेक ओवर ड्यू टू द प्रोसीजर डिले, अगर गवर्नमेंट खुद अगर चाहे प्रोसीजर अगर डिले करने लगे तो और डिले की वजह से जो है अगर रिन्यूअल नहीं हो पाता है, फिर वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफंक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर जो है उसके एसेट को जो टेक ओवर करने वाली बात है ये एक तरीके का सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती है कि गवर्नमेंट जानबूझ करके अगर फंड को टेक ओवर करना चाहती है तो प्रोसीजर डिले भी कर सकती है। और इसका इम्पैक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जो है ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो उनका मेन मोटो होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग, तो यहाँ पर ये भी चीज़ है जो है इम्पेक्टेड हो सकता है। अपोजिशन लीडर का ये बोलना है कि पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस फ्रीडम अंडर द सेक्शन 25 से लेकर के 30 तक जो है इन आर्टिकल जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25-30 जो है माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन के प्रोटेक्शन की जो बात करता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है अपोजिशन लीडर के द्वारा कि ये ब्रीच होगा, क्योंकि जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है जानबूझ करके उनके फंडिंग को रोकना, उनके रजिस्ट्रेशन को डिले करना और उनके एसेट को एक्वायर करना जो है एक तरीके से जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा निगेटिवली इम्पेक्टेड करेगा। नेक्स्ट है गवर्नर की डिस्क्रिशनल पावर से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है अपने रूलिंग में ये बोला है कि गवर्नर जो है वो
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस पे जो है कार्य करता है, उसके एड और एडवाइस पे ही कार्य करता है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। और ख़ास करके तब जब पार्डनिंग पावर हो, जब पार्डनिंग का मतलब जो है किसी सज़ा को माफ़ करने का, कम करने का, इस टाइप का कुछ सिचुएशन हो, तो मस्ट जो है गवर्नर को जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही काम करना है। गवर्नर को जो पार्डनिंग पावर मिला हुआ है वो अंडर द 161 आर्टिकल के अंदर मिला हुआ है, और ये जो है केस रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज का भी हो सकता है। अगर देखा जाए आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बोलता है, ये गवर्नर को एम्पावर करता है कि गवर्नर जो है किसी सजा याफ्ता व्यक्ति है उसके पास आता है तो उसको पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन जो है उसको कर सके। इसको हम डिटेल से इस वाले जब पोर्शन में डिस्कशन करेंगे तो समझेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नर को दिया हुआ है आर्टिकल अंडर 161 के अंतर्गत कि ये सब चीज़ें जो कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, ये सब चीज़ करने के लिए भी जो है गवर्नर जो है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज करता है, स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के आधार पर काम करता है। इसे ही बोलते हैं स्टेट्स एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंतर्गत। सेम इसी टाइप का जो है आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट को पावर मिला हुआ है यूनियन लेवल का। हालांकि जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो है ये पार्डनिंग पावर में जो है डिफरेंस ये है कि गवर्नर जो है जो मृत्यु जो है डेथ सेंटेंस जो है उसको जो है उसको नहीं इंटरवेन कर पाता है, मतलब उसको माफ़ नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। और साथ साथ जो है कोर्ट मार्शल भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, गवर्नर के द्वारा जो है उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर अंडर द आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि गवर्नर को जो है एक्ट और मतलब एड और एडवाइज के आधार पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो होगा उसी के आधार पर जो है अपने डिसीजन को लेना है। वो स्वतंत्र नहीं होता अपने डिसीजन मेकिंग में, बल्कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसका जो है हाथ, नाक, कान, मुंह, गला जो भी बोलिए आप, उसका वो होता है जो उसको एडवाइस करता है और मतलब समय समय पर जो है सहायता भी करता है। इस रिसेंट जजमेंट में जो है जो की हाईलाइट्स निकल करके आए हैं उसको हम देखते हैं। कोर्ट ने जो है ये बोला है कि गवर्नर कैन नॉट टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है। एक्सट्रीम वर्ड इसलिए भी हमको ये जानना है कि मतलब जो है एनी हाउ जो है गवर्नर को जो है स्वतंत्र होकर के डिसीजन नहीं लेना है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है डिसीजन मेकिंग जो है एडवाइस जो है उसको बाउंड है, मतलब एनी सर्कमस्टेंस में जो है उससे वो डेविएट नहीं हो सकता है। इसमें जो है कोर्ट ने जो है रीअफर्म किया है कि जो इसका जो पोजीशन था कंसिस्टेंटली हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इवन अपने सुप्रीम कोर्ट ने जो है वेरियस अपने जो है जजमेंट में ये माना है कि गवर्नर को चाहे प्रेसिडेंट को जो है मतलब उससे डिविएट नहीं होना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस से संबंधित। साथ साथ जो है हाई कोर्ट ने जो है ये भी क्लैरिफाई किया है कि एमपी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट केस का जो केस जो रिलीज किया गया था उसके ऊपर जो रिलायंस किया जा रहा है वो जो है मिसप्लेस्ड है, मतलब वो जो है एक तरीके का गलत जजमेंट था। इसमें खुद ही माना है कोर्ट ने कि इट डिक्लेयर दैट द अर्लियर मुरुगन जजमेंट पर इंक्यूरियम जो है ये एक्सटेंड टू अलाउ डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब ये एक तरीके से गलत माना है, खुद ही अपने जो है डिसीजन को जो है डिवेकल किया है कि जो इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है वो एक तरीके का फॉल्स है। इसके अलावा जो है गवर्नर के पावर को लेकर के वेरियस जजमेंट भी आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसको भी देखते हैं। जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके अंतर्गत जो है गवर्नर को ये बोला गया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और इसको मस्ट जो है मिनिस्ट्रियल एडवाइस के आधार पर ही कार्य करना है। फिर मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है केस गया था, इसके अंतर्गत जो है क्लेरिफाई किया गया था कि जो क्लेमेंसी पावर है, क्लेमेंसी पावर का मतलब जो है यहाँ पर जो पावर दिया गया है पार्डनिंग का, रिप्राइव का, रिस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये जो क्लीमेंसी पावर है वो पर्सनल डिस्क्रिशन पे गवर्नर के पास नहीं मिला हुआ है। ये जो पावर मिला हुआ है वो तभी जो है वो अपना एक्सरसाइज करेंगे जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो है एडवाइस किया जाएगा। तो बेसिकली जो है ओवरऑल जो है इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है मेन रोल है और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को एक तरीके से इसमें नलीफाई किया गया है। फिर जो है एजी पेरियावलम केस के अंतर्गत जो है कोर्ट ने ये बोला कि अगर गवर्नर जो है जो उनको एडवाइस दिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा और उसको डिले करता है गवर्नर, तो इसको भी जो है जुडिशियली रिव्यू के अंतर्गत आएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 142। अब देखते हैं कि कंपैरिजन जो है अगर हम प्रेसिडेंट के पावर को और गवर्नर के पावर को देखा जाए तो जो है प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो जो है ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ द पनिशमेंट और इवन टू सेंटेंस टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जो है अगर कोई पनिशमेंट वगैरह है तो उसको जो है सस्पेंड भी कर सकता है और उससे रिलेटेड केस की सुनवाई भी कर सकता है। इवन अप टू जो है जब पार्डन करने की बात की जाए, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट और सस्पेंड और कमिट जो है ये डेथ सेंटेंस को पे भी लागू है। ही इज़ द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, और डेथ सेंटेंस को पूरी की पूरी माफ़ करने का जो है पावर अगर किसी के पास है इंडिया में किसी व्यक्ति के पास, वो भी जो है प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को जो है माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को जो है वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कमिट कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकता है।
प्रेसिडेंट जो है वो पार्डनिंग पावर जो है एक्सरसाइज करता है, तो वो क्या है, साइलो में नहीं है, इन द सेंस उसको भी एड और एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा, किसके, यूनियन मिनिस्टर के। साथ साथ जो है कोर्ट मार्शल के अंतर्गत जो है अगर पनिशमेंट है तो उसकी भी सुनवाई जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाता है। गवर्नर के पास जो है कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी पावर प्रोसेस नहीं किया। अब जो पार्डनिंग हम पढ़ रहे हैं तो किस टाइप का जो है पार्डनिंग पावर जो है, ये हमने जो समझा उसको देखते हैं एक बार। तो पार्डन का मतलब होता है ये जो है कम्प्लीटली किसी जो पनिशमेंट को है एक तरीके से माफ़ कर देना। तो ये बोलता है कि रिमूव बोथ सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम द ऑल सेंटेंसेस पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें कम्प्लीटली जो है ना एब्सॉल्व कर दिया जाता है, मतलब उसको जो है मतलब जो कन्विक्ट होगा उसको टोटली माफ़ कर दिया जाता है, उसके जो है सेंटेंस को भी, और साथ साथ जो है भी रिगर पनिशमेंट, चाहे किसी भी टाइप का पनिशमेंट हो या फिर उसका जो है मतलब जो पेनल्टी वगैरह हो, उसको ख़त्म कर दिया जाता है विद इन पार्डनिंग पावर में। कम्यूटेशन में क्या किया जाता है, इट डिनोट्स सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे कि लाइफ सेंटेंस अगर किसी को दिया गया है विथ रिगरस पनिशमेंट, तो उसको जो है लाइफ सेंटेंस विद द मतलब जो है और भी उससे हल्का कोई पनिशमेंट दे दिया जाए तो वो दिया जाता है। 10 साल का पनिशमेंट जो है मतलब जो है उसको कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया जाता है। काला पानी की सज़ा दी गई तो किसी मतलब तिहाड़ जेल में ला दिया गया है, मतलब उसके पनिशमेंट का जो लेवल है, मतलब जो हार्डनेस है, उसको जो है यहाँ पे रिड्यूस कर देता है कम्यूटेशन के अंतर्गत। रिमिशन क्या होता है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। 10 साल का रिग्रेस पनिशमेंट है, जेल में दिया गया है, 8 साल के रिग्रेस पनिशमेंट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं रिमिशन। डिस्पाइट का मतलब जो है ये जो है लेजर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनल अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। जैसे कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स अगर जो कन्विक्टेड है उसके सामने उसको लेकर के आता है, जैसे कि अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है, बीमारी से ग्रसित है, प्रेग्नेंट है, वुमेन ऑफेंडर है, तो उसको जो है यहाँ पर लेजर सेंटेंस जो है ओरिजिनल सेंटेंस की बजाय जो है अवॉर्ड किया जाता है, उसको कुछ रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। रिप्राइव का मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए, इट इम्प्लाइज द स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। तो कुछ समय के लिए जो है उसका जो है एग्जीक्यूशन जो है, खास करके जो डेथ पेनाल्टी है उसको जो है कुछ देर के लिए टेम्परेरी जो है टाइम के लिए जो है विथहोल्ड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिप्राइव। तो मतलब जो पार्डनिंग पावर किस टाइप का है, एक तो पार्डन है, पार्डन मतलब कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। कम्यूटेशन का मतलब जो है सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि रिगरस जो टाइप का पनिशमेंट है उसको लाइटर पनिशमेंट में। रिमिशन का मतलब यह हुआ कि जो है सेंटेंस जो है उसको कम कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर्स। रिस्पाइट का मतलब हुआ कि लेसर सेंटेंस दे दिया जाता है, कब, जब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि मेडिकली अनफिट है, फिजिकली चैलेंज है, प्रेग्नेंट है, वुमेन कैटेगरी का जो है कोई कन्विक्टेड है, तो उसको जो है रिस्पाइट दिया जाता है। रिप्राइव का मतलब हुआ कि टेम्पररी जो है कुछ देर के लिए जो है उसको होल्ड कर दिया जाता है पनिशमेंट को, एग्जीक्यूशन को, हम उसको रिप्राइव बोलते हैं। तो इसको हमने ये समझा कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर के साथ साथ हमने प्रेसिडेंट के भी पावर को देखा अंडर द आर्टिकल 72, फिर जो है आर्टिकल 161 जो है उसके अंतर्गत गवर्नर को क्या पावर है, 163 के अंदर जो है एड एंड एडवाइस पे कार्य करता है, साथ साथ जो है जुडिशियल रिव्यू जो है अंडर द आर्टिकल 142 भी आता है हमारा। नेक्स्ट है डिम्ड यूनिवर्सिटी टैग फॉर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी का टैग जो है वो मिल गया है, इसको हम समझते हैं कि क्या होता है ये चीज़। डिसीजन को अगर समझा जाए तो डिम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस क्या है, ग्रांट किया गया है एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर को, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर जो है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी माना जाएगा। साथ साथ जो है इसके रीजनल इंस्टीट्यूट है 6 नंबर जो हैं उनको भी जो है मतलब जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी माना जाएगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन को लगा करके जो है इनको भी डिम्ड यूनिवर्सिटी मान लिया गया है। अब एनसीईआरटी को अगर डिम्ड यूनिवर्सिटी माना गया है किसको द्वारा, जो है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा जो है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च जो है एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है एनसीईआरटी, ये ऑथराइज हो जाता है डिम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता के मिलने के बाद लॉन्च करने के लिए कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम, डिग्री अवार्ड कर सकता है, रिसर्च, डॉक्टोरल और इनोवेशन से संबंधित जो है कोर्स ये लॉन्च कर सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है इसको अगर समझा जाए तो जैसे कि हायर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, इनके अलावा जो है कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो फंक्शन करता है हायर लेवल पर, स्पेसिफिक फील्ड जो होता है उसका एजुकेशन का, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देने के बाद जो है वो जैसा कि यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे यूनिवर्सिटी वर्क करते हैं उसी के तर्ज पे जो है ये भी वर्क करने लगता है। और जो है साथ साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करती है जब यूजीसी जो है उसको एडवाइस करती है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो भी इंजॉय करता है सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड और प्रिविलेज जो कि यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। तो एनसीईआरटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो मान्यता मिल गई है तो ये जो है ग्रेजुअली जो है एनसीईआरटी जो है वो एक्सपांड करता है अदर एकेडमिक डोमेन में, जो कि यूजीसी के द्वारा जो है रेगुलेट करता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी जो है इंटरवन करता है 2020 वाला।
एनसीईआरटी को जो है स्पेशली स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिट किया गया है कॉमर्शियल एक्टिविटी और प्रॉफिट मेकिंग जो एक्टिविटी होती है एजुकेशन का, उसको जो है ये नहीं लगा सकता है, नहीं लागू कर सकता है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नए प्रोग्राम को जो है ये स्टार्ट कर सकता है, ऑफ कैंपस सेंटर ओपन कर सकता है, साथ साथ जो है इंडिया के बाहर भी कैंपस जो है ओपन कर सकता है। बस यही है कि उसको यूजीसी के गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इंडिया में यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन से संबंधित उसके करिकुलम से रिलेटेड जो है मेजर जो है रोल रेगुलेटरी का काम ये करती है। साथ साथ जो एनसीईआरटी को जो है मतलब जो है इंस्टीट्यूशन मस्ट सीक प्रोग्राम एक्रेडिट फ्रॉम द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन। इन द सेंस कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि एनसीईआरटी को भी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन का जो है प्रोग्राम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ जो है इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिएशन फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है उसको भी मानना पड़ेगा। और साथ साथ जो है इसको जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके आधार पर जो है हमारे देश के जो है जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको रैंकिंग दी जाती है, तो उसमें भी इसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी को जो है एक एकेडमिक बैंक ऑफ द क्रेडिट जो है एक तरीके से आईडी कार्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए, और अपलोड करना पड़ेगा जो डिजी लॉकर वगैरह जो होते हैं उस पोर्टल पे, किस पे, एबीसी पोर्टल पे जो इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी करने से क्या क्या जो है उसको फॉलोअप करने पड़ेंगे, और डीम्ड यूनिवर्सिटी इनफैक्ट जो है होता क्या है। नेक्स्ट है युवा संगम से रिलेटेड कंटेस्ट क्या है युवा संगम का, कि जो नया युवा संगम फेस जो है 6 जो होने वाला है 2026 में, इससे रिलेटेड जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ये युवा संगम जो है 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि 2023 से जो है ये कंटिन्यूसली कैसे चल रहा है। युवा संगम को अगर देखा जाए तो ये यूथ एक्सचेंज इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है वो प्रमोट करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल है। एक तरीके से यूथ एक्सचेंज मतलब एक स्टेट के यूथ दूसरे स्टेट के यूथ से आकर के मिलेंगे, और इनसे जो है कल्चरल जो है एक्सचेंज की बात की जाएगी, एजुकेशनल एक्सचेंज की बात की जाएगी। इस चीज़ को इसमें प्रमोट करना है। इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया है, और इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इसमें कोलेब्रेशन है मल्टीपल मिनिस्ट्री का। ये जो है इसको इंस्पायर्ड किया हुआ था जब काशी तमिल संगमम जो है वाराणसी में होता है, जिसके अंतर्गत जो है कल्चर और नॉलेज का जो है एक्सचेंज होता है, उसी के आधार पर जो है इसको इंस्पायर करके जो है लॉन्च किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये स्कीम अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2015 को जो है इसे स्टार्ट किया गया था। ये जो है नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रक्चरल और इंटर स्टेट इंगेजमेंट है। इसके अंतर्गत जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है पार्टिसिपेट करते हैं पेयर के रूप में फॉर कंटिन्यूस इंटरेक्शन इन कल्चर, लैंग्वेज, टूरिज्म एंड नॉलेज एक्सचेंज। तो इस तरीके से जो है एक स्टेट के जो ही कल्चरल, लैंग्वेज, टूरिज्म वगैरह जो है इसको जो है दूसरे स्टेट में प्रमोट करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 31 अक्टूबर को। पार्टिसिपेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए जो है युवा संगम का, तो ये प्रोग्राम जो टारगेट करता है 18 से 30 वर्ष के युवा जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको जो है इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, फिर जो है एनएसएस के वॉलंटियर्स आते हैं, फिर वाईकेएस मेंबर्स और यंग प्रोफेशनल्स जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। जो पार्टिसिपेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेड एक्सपोजर जो है इसके अंतर्गत जो है टूर होगा पेयर स्टेट्स में, जहाँ पर वो इंटरेक्ट करेंगे लोकल कम्युनिटी के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ, इनिशिएटिव वगैरह जो है इसमें लिए जाएंगे। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इनको प्रमोट करके दूसरे राज्य में जो है भेजा जाएगा, वहाँ के कल्चर और लोगों को समझने के लिए, टूरिज्म को समझने के लिए। इसको एंकर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जिसमें कि एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और यूथ अफेयर जो है शामिल है। तो मल्टीपल जो है मिनिस्ट्री का इसमें कोलैबोरेशन है, और जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है एक तरीके से चलाया जा रहा है। किस तरीके से जो छठवां फेज हम अभी आए हैं, छठवां फेज से पहले जो है किस तरीके से जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो फेज फर्स्ट जो है 2023 में स्टार्ट हुआ था। ये जो है इनिशिएटिव जो है रोल आउट किया गया था, इसके अंतर्गत जो है 29 टूर जो है मतलब जो है नॉमिनेट किए गए थे 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। इसमें जो है 1178 पार्टिसिपेंट्स जो है और कोऑर्डिनेटर जो है वो भाग लिए थे। फिर फेज 2 2023 में आया था। ये जो है इसको और जो है कंसोलिडेट किया गया था 2023 के फेज 1 के हिसाब से। इसमें जो है 20 टूर जो है 23 स्टेट्स में जो है वो मतलब जो है नॉमिनेट किए गए थे, और 983 जो है पार्टिसिपेंट चाहे कोऑर्डिनेटर जो है इसमें शामिल थे।
फिर फेज़ 3 आया 2023 नवंबर से लेकर के 24 जनवरी तक में। तो ये जो है कंटिन्यूली जो है एक्सपांसन किया गया था 20 टूर, जिसके अंतर्गत जो है 912 यूथ और 91 कोऑर्डिनेटर शामिल थे। फिर फेज़ 4 इसी तरीके से जो है 2024 में आया, इसको और भी जो है कंसोलिडेट किया गया, मतलब टूरिज्म एरिया को और जो यूथ और कोऑर्डिनेटर को इसमें इन्वॉल्व किया गया। फेज़ 5 जो था ये जो है कंप्लीटेड 15 टूर से 15 टूर इसमें कंप्लीट किया गया और 686 यूथ और 67 कोऑर्डिनेटर जो है इसमें पार्टिसिपेट किए गए थे। फ्रेमवर्क इसका ये है कि 5P जो है फ्रेमवर्क जो है मतलब इसको गाइड करता है, जिसके अंतर्गत जो है स्ट्रक्चरल एंगेजमेंट जो है अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ लर्निंग एंड कल्चरल एक्सचेंज जो है इसमें होना चाहिए। जैसे जो 5P की बात की जाए, इसमें जो है पर्यटन फॉर द टूरिज्म एंड हेरिटेज, मतलब जो है पर्यटन का मतलब जो है टूरिज्म हुआ, जिसके अंतर्गत जो हेरिटेज साइट वगैरह जो है उसको देखना। फिर परंपरा ऑफ द कल्चर, तो कल्चरल का जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसको प्रमोट करना। फिर जो है प्रगति मतलब डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस की बात की जाती है। फिर परस्पर संपर्क का मतलब जो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। फिर प्रौद्योगिकी मतलब जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है यूज किया जाएगा, ये भी इसको मतलब इसमें जो है 5 पिलर जो है इसके, ये 5P है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो युवा संगम जो है एक तरीके से जो है नेशनल इंटीग्रिटी को जो है प्रमोट करता है। एक्सपेरिमेंट लर्निंग के थ्रू जो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी इसमें बढ़ती जाती है। साथ साथ जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत भी ये जो है उसकी जो पॉलिसी है उसको अलाइन करता है। और विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसको भी जो है एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो है एक तरीके से इन्फॉर्म्ड और कनेक्टिविटी वे में यूथ पॉपुलेशन को जो है उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए मोटिवेट करता है। ये नेक्स्ट है हमारा भारत ट्राइबल फेस्टिवल 2026 से रिलेटेड। तो भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026 जो है वो अभी जो है रिसेंटली जो है कंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो भारत ट्राइब फेस्टिवल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था विथ एसोसिएशन ऑफ द ट्राइफेड। ट्राइफेड यहाँ पर जो है एक तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है। ये ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उस तरीके को प्रमोट करने के लिए, इसको सेल आउट करने के लिए एक तरीके का मार्केट है जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ये जो है भारत ट्राइब फेस्टिवल जो है 19 दिन का फेस्टिवल था। इसके अंतर्गत जो है ट्राइबल आर्टिसन वगैरह जो होते हैं, इंटरप्रेनर्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। अक्रॉस द कंट्री जितने भी लोग हैं इसमें ट्राइबल से एसोसिएटेड जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जो कि इंडिया के डाइवर्स ट्राइबल हेरिटेज और प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करता है। एक तरीके से सेल करने के लिए बायर और सेलर को इकट्ठा करने का ये ट्राइब फेस्टिवल जो है 2026 में स्टार्ट किया गया। टॉप परफॉर्मिंग जो ट्राइबल है इसमें आर्टिसन और सेलर जो है वो उनको जो है फेलिसिटेट किया जाता है, एक तरीके से अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है 10 कैटेगरी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पोट्री, केन, बम्बू, ज्वेलरी, कजीन, टेक्सटाइल, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। उसके मतलब जो है टॉप मोस्ट जो आर्टिसंस वगैरह होते हैं उनको जो है एक तरीके से सम्मानित दिया जाता है। की अट्रैक्शन क्या था भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का, इसके अंतर्गत रीसा पेविलियन जो है वो मतलब इंक्लूड किया गया था। रीसा एक तरीके का जो है टेक्सटाइल है त्रिपुरा का, जो ट्राइबल के द्वारा जो है मतलब जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो वहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए जो है इसको प्रमोट किया गया था। और कंटेम्प्रेरी ट्राइबल डिज़ाइन भारत ट्राइब फेस्टिवल बाज़ार, इसको जो है यहाँ पे लाया गया था। इसका एम था कि जो ट्राइबल मार्केट है उसके लिंकेज को स्ट्रेंथन करना। बेसिक चीज़ें इसमें यह है कि जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ये हमेशा जो है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको 1987 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक नेशनल लेवल का जो है कोऑपरेटिव बॉडी है और जो है ये प्योरली डेडिकेटेड है सोशियो इकोनॉमिकली जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसके स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। मैंडेट और ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इसको जो है ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है एज ए कोऑपरेटिव बॉडी ट्रेड, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो ट्राइबल व्यक्तियों के, और सरप्लस एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है एक तरीके से उसको एक तरीके से मार्केट प्लेस मिलता है। साथ साथ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ट्राइबल पीपल से एसोसिएटेड, उनको जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर के, आर्टिसन स्किल से लेकर के, और ग्लोबल मार्केट डिमांड से रिलेटेड। तो एक तरीके से स्किल का भी प्लेटफॉर्म ये जो है उनको देता है। फिर आइडेंटिफाई करता है जो टारगेट ग्रुप्स हैं और मॉनिटर एक्टिविटीज टू इंश्योर स्टेबल लाइवलीहुड। तो स्टेबल लाइवलीहुड के लिए भी जो है एक तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्राइबल व्यक्तियों को जो है ये मतलब जो है फैसिलिटेट करता है। फिर रिटेल और सपोर्ट की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, तो ये जो मार्केट प्रोडक्ट है वो अंडर द ब्रांड नेम ट्राइब्स इंडिया के द्वारा जो है वेरियस रिटेल आउटलेट पे जो है सेल किया जाता है। फिर ई मार्केटिंग के साथ साथ जो है एग्जीबिशन के लिए जो है आदिशिप और एक ऑक्टेव टाइप के जो है एक प्लेटफॉर्म पे जो है इनकी प्रोडक्ट को जो है एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता है।
फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे दिया जाता है, जिसके चलते जो ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको फेयर वैल्यू मिलती है, फेयर रिटर्न मिलता है फॉर द ट्राइबल कलेक्टर्स एंड कल्टिवेटर्स। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत बड़ा मेजर प्लेटफॉर्म है ट्राइबल्स के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे जो एग्रीकल्चर प्लस प्रोडक्ट हैं, उनको एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म देता है।